साहित्य शास्त्र यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य इकाई 3। प्लेटो के काव्य सिद्धांत। प्लेटो के दर्शन में मुख्यतः 5 विषयों का उल्लेख मिलता है। आदर्श राज्य की अवधारणा, आत्मा की अमरत्व सिद्धि, प्रत्यय सिद्धांत, ज्ञान मीमांसा, सृष्टि शास्त्र। प्लेटो प्रत्ययवादी आदर्शवादी दार्शनिक थे। इस दर्शन के अनुसार विचार प्रत्यय ही परम सत्य है और यह संसार प्रत्यय का अनुकरण है। कलाकार अनुकरण का इस संसार का अनुकरण करता है, इसलिए उसकी कलाकृति सत्य से 3 गुनी दूरी पर है। प्लेटो के प्रत्ययवादी दर्शन में प्रत्यय परम सत्य, प्रत्यय का आभास या प्रतिबिंब, वस्तु जगत और वस्तु जगत के प्रतिबिंब कला जगत क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर है। अर्थात किसी कलाकार की कलाकृति इस दृश्यमान जगत का अनुकरण होती है। प्लेटो ने कला को ग्रहण योग्य वस्तु न मानने के पीछे 2 आधार माने हैं: दर्शन, प्रयोजन। प्लेटो का मानना है कि परम सत्य से 3 गुना दूर होने के कारण कला मिथ्या या झूठ है। प्लेटो के शब्दों में कहा जाए तो कला सत्य से त्रिधा अपेत है। प्लेटो आवयविक एकता ऑर्गेनिक यूनिटी के सिद्धांत को सभी कलाओं के लिए आवश्यक मानते हैं। काव्य का विरोध 4 रूपों में प्लेटो करते हैं: बौद्धिक, भावात्मक, नैतिक, शुद्ध उपयोगितावादी। प्लेटो सद्मूल्यों को महत्व देते हैं। उनका मानना है विवेकहीन अपरिपक्व मन पर दुष्प्रभाव डालने वाले साहित्य का पूर्णतः निषेध होना चाहिए, चाहे वह सत्य ही क्यों न हो। प्लेटो कविता को इस रूप में स्वीकारते हैं कि वह जीवन के शुभ या अशुभ का अनुकरण करें। प्लेटो ने काव्य का निषेध अनुकरण के साथ साथ अनैतिक होने के कारण भी किया है। प्लेटो द्वारा उपयुक्त अनुकरण शब्द का अर्थ, विचार जगत व दृश्यमान वास्तविक जगत के बीच संबंध की व्याख्या के लिए यह तत्व मीमांसा से संबंधित है और वास्तविक जगत व कला जगत के बीच संबंध निरूपण के लिए यह नैतिक से संबंधित है। प्लेटो ने काव्य रचना से लेकर विद्या के चयन तक में ईश्वरीय शक्ति का प्रभाव माना है। प्लेटो का मानना है कि कवि का रचनाकार एक माध्यम मात्र है। काव्य का वास्तविक रचयिता ईश्वर होता है। इयोन नामक संवाद में प्लेटो काव्य हेतु को ईश्वरीय उन्माद स्वीकार करते हैं। प्लेटो काव्य सृजन की प्रेरणा देवी शक्तियों के को मानते हैं और इस देवी को वह म्यूजेज कहते हैं। प्लेटो के महत्वपूर्ण कथन: चूँकि कला नकल की नकल है, छाया की छाया है, अतः मिथ्या है। अयथार्थ, अवास्तविक या मिथ्या होने के कारण कोई कलाकृति न तो व्यक्ति का कल्याण कर सकती है और न ही राज्य का। कविता रचना के नियमों का नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा का अनुवर्तन करती है। श्रेष्ठ काव्य वह नहीं है जो हल्का मनोरंजन करके थोड़े समय का सुख प्रदान करता है। श्रेष्ठ काव्य वह है जो पाठकों में उदात्त भावनाओं को जागृत करके उनके चरित्र का निर्माण करता है। कोई भी कवि जब तक बोध शक्ति को धारण नहीं करता है, तब तक काव्य के देववाणी तुल्य उपहार का अधिकारी नहीं होता है। काव्य समाज के लिए हानिकारक है। जिसका आधार ही मिथ्या है, वह उपयोगी कैसे हो सकता है? आदर्श गणराज्य में कवियों का कोई स्थान नहीं है। कविता भावों और संवेगों को उद्दीप्त करती है और तर्क एवं विचार शून्यता को प्रोत्साहन देती है। गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। रिपब्लिक। प्लेटो द्वारा किए गए काव्य के भेद: अनुकरणात्मक, इसमें प्रहसन और दुखांत नाटक, और वर्णनात्मक डिथिरम्ब यानी प्रगीत, इसमें शब्द माधुर्य और लय, इसमें माधुर्य और लय
शब्द पर आश्रित रहते हैं, और मिस्र यानी कि महाकाव्य। प्लेटो पूर्व होमर और अरिस्तोफानेस ने अपनी रचना क्रमशः हिम टू अपोलो और वीमेन सेलिब्रेटिंग दी थैस्मोफोरिया में अनुकरणमूलक कला की जानकारी दी है। होमर अनुकरण के लिए माइमेसिस शब्द प्रयोग करते हैं। प्लेटो द्वारा काव्य का विरोध बौद्धिक, नैतिक, भावनात्मक एवं उपयोगितावाद की दृष्टि से हुआ। प्लेटो ट्रेजेडी का मनोभाव, भय और करुणा को मानते हैं। जर्मन विद्वान कंपे लिखते हैं, काव्य रचना की जगह उन कातना अधिक उपयोगी है। अरस्तु के सिद्धांत। अरस्तु के सिद्धांत में अरस्तु के काव्य रचना के संदर्भ में सबसे पहले विचार को जरूरी माना। उपयोगिता से विचार उत्पन्न होता है और फिर उसकी निर्मिति होती है। अरस्तु ने दर्शन, इतिहास, राजनीति आदि की तरह कला और संगीत के महत्व व उपयोगिता को स्वीकार किया। अरस्तु ने काव्य वस्तु के साथ साथ काव्य के रूप, पक्ष तथा शिल्प पक्ष पर भी विचार किया है। काव्य के संदर्भ में अरस्तु की मान्यता थी, काव्य के सामान्य शीर्षक के अंतर्गत केवल काव्य पर ही नहीं बल्कि काव्य के विविध भेदों, उसके विशिष्ट प्रयोजनों, कथानक की संरचना, उसके घटक, खंडों की संख्या, प्रकृति या इनसे संबद्ध अन्य विषयों पर भी मैं विचार करना चाहता हूँ। अरस्तु काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते हैं। इसे व्याख्यायित करने के लिए वह होमर और एम्पेदोक्लिस का उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं कि यदि काव्यत्व का निर्धारण छंद होता तो होमर और एम्पेदोक्लेस दोनों कवि कहलाते, क्योंकि दोनों की रचनाएं छंदोबद्ध है। किंतु होमर कवि हैं और एम्पेदोक्लिस भौतिक विज्ञानी, इसलिए रचना का मापदंड प्रयोजन है। घड़ा निर्माण की प्रक्रिया का प्रयोग करके अरस्तु समझाते हैं कि प्रयोजन को जल के रूप में, उपादान मूलकरण को मिट्टी के रूप में, निमित्तीकरण को कुम्हार या चाक के रूप में और तत्व को घड़े के रूप में प्रस्तुत करके समझना चाहिए। औचित्यवाद का मुख्य उद्देश्य काव्य से अच्छा ग्रहण करने और बुरा त्याग देने से है। औचित्यवादी की स्वयं निजी स्थापना नहीं होती, अपितु पूर्व स्थापित मान्यताओं से उचित का चयन करना ही उनका कार्य होता है। काव्य दोषों की संख्या अरस्तु 5 मानते हैं: असंभव वर्णन, अनैतिक वर्णन, विरुद्ध वर्णन, अयुक्त वर्णन, शिल्पगत दोष। अनुकरण सिद्धांत। प्लेटो के बाद उनके शिष्य अरस्तु ने इस पर विस्तृत विवेचन किया है। काव्य कला को अरस्तु राजनीतिक तथा नीति शास्त्र की दृष्टि से न देखकर सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं। यही वजह है कि अरस्तु का मत अनुकरण के संबंध में प्लेटो के मत से अलग है। अरस्तु द्वारा प्रस्तुत अनुकरण के प्रकार जैसी वे थी या हैं, जैसी वे कही या समझी जाती हैं, या जैसी वे होनी चाहिए। अनुकरण के इन तीनों प्रकार में आदर्शात्मक रूप जैसी वे होनी चाहिए को माना जाता है। इसकी मान्यता है कि इस अनुकरण व चित्रण में कवि की भावना और कल्पना का निश्चय ही योगदान होगा, वह नकल मात्र नहीं होगा। अरस्तु अनुकरण को सृजनात्मक क्रिया मानते हैं। उनके अनुसार अनुकरण की क्रिया में कला द्वारा प्रकृति के अनेक दोष व अपूर्णताएं पूरी की जाती हैं। अरस्तु भाव नामक तथा कल्पना में अनुकरण को स्वीकार करते हैं। इस तरह अरस्तु ने न केवल कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया, बल्कि कला को अमूर्त तर्क से नहीं, संवेदन और बिंब विधायिनी शक्ति से जोड़ा। अरस्तु अनुकरण के प्रकारों भेद में दुखांतक, प्रहसन, महाकाव्य आदि को मानते हैं।
काव्य हेतु छंद की अनिवार्यता को अरस्तु आवश्यक नहीं मानते। प्रहसन महाकाव्य दुखांतक कलाओं को 3 भेदक रूपों विषय, माध्यम और पद्धति में प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने सुंदर को शिव से अधिक व्यापक बताया। अनुकरण के संबंध में अरस्तु के विचार, चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की ही तरह कवि अनुकरता है। काव्य प्रकृति की अनुकृति है, किंतु एकदम नकल न होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है। त्रासदी विवेचन ग्रीक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा। त्रासदी दुखांत अंग्रेजी के ट्रेजडी का हिंदी रूपांतर है। त्रासदी का पश्चिम में सर्वप्रथम विवेचन यूनान में हुआ। त्रासदी का आरंभ मंदिर व उल्लास के देवता डियोनिसियस के सम्मान में होने वाले समारोह से माना जाता है। ईसा पूर्व 5वीं सदी आते आते यूनान में त्रासदी एक परिपक्व विधा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। त्रासदी के अतिरिक्त उस युग में कॉमेडी, महाकाव्य, गीतिकाव्य विधाएं भी प्रचलित थी। त्रासदी की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। त्रासदी कार्य व्यापार का अनुकरण है। त्रासदी की भाषा लय, सामंजस्य, गीत से बनती है। कार्य व्यापार गंभीर, पूर्ण और विस्तृत होता है। कार्य व्यापार अभिनय द्वारा प्रस्तुत होता है, वर्णन द्वारा नहीं। कार्य व्यापार करुणा और भय को उद्बुद्ध कर इन भावों का विरेचन करता है। अरस्तु ने त्रासदी के 6 तत्व माने हैं। कथानक के लिए अरस्तु ने संकलन त्रय का सिद्धांत दिया। इसमें उन्होंने देश, काल और कार्य के आनुपातिक संयोजन के माध्यम से कथानक के निर्माण को सुनिश्चित किया। कथानक का अर्थ है त्रासदी की विषय वस्तु या घटना विन्यास। अरस्तु ने त्रासदी में सबसे अधिक महत्व इसी तत्व को दिया है। कथानक के लिए अरस्तु ने 3 विशेषण रखे हैं: गंभीर, विस्तृत, पूर्ण। चरित्र त्रासदी में नायक का पतन आवश्यक होता है, इसलिए यह पतन निर्णयात्मक भूल के कारण होना चाहिए, जिसे अरस्तु ने हेमरसिया कहा है। विचार अरस्तु का मानना है कि त्रासदी का जन्म ही विचारों के गर्भ से होता है। वाणी जन्य सारे प्रभाव विचार में सम्मिलित होते हैं। पदविन्यास या भाषा अरस्तु ने कहा कि त्रासदी में भाषा अर्थात संवादों से व्यक्त होने वाले भाव के लिए दृश्य की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। घटना व संवाद में पृथक पृथक भी संप्रेषण की पूर्ण क्षमता होनी चाहिए। गीत भावों की अभिव्यक्ति का सबसे सटीक और ताकतवर माध्यम अरस्तु ने गीत को बताया है। दृश्य का संबंध अभिनय या अभिनेता से है। अभिनेता त्रासदी का प्राण तत्व है, इसलिए अरस्तु ने इसे कार्यकारी तत्व माना है। अरस्तु द्वारा प्रस्तुत कथानकों के प्रकार: ऐतिहासिक, काल्पनिक और आनुश्रुतिक। त्रासदी के संबंध में अरस्तु के विचार: त्रासदी किसी गंभीर, स्वतः पूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य व्यापार की अनुकृति का नाम है, जिसे भाषा में विभिन्न कलात्मक तरीके से अलंकृत किया जाता है तथा जिसके पृथक पृथक हिस्से में उस निश्चित कार्य व्यापार के विविध प्रकार पाए जाते हैं, जिसका रूप वर्णनात्मक न होकर कार्यात्मक होता है और जिसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक द्वारा इन मनोविकारों का विरेचन किया जाता है। गॉर्जियन की भाषा में त्रासदी काव्य श्रोताओं को कंपा देने वाला भय, अभूतपूर्व करुणा तथा दूसरों के दुख में सहानुभूति उत्पन्न करता है। शब्द सशक्त शासक है जो भय को दूर कर सकता है, आनंद प्रदान कर सकता है और आत्मविश्वास से मंडित कर सकता है। विरेचन सिद्धांत साहित्य में सर्वप्रथम विरेचन शब्द को प्रयोग करने का श्रेय अरस्तु को प्राप्त है। विरेचन यूनानी शब्द कथार्सिस का हिंदी रूपांतरण है। इसका संबंध अरस्तु के ट्रेजेडी से माना। प्लेटो ने भावनाओं और वासनाओं को बढ़ावा देने का कारण काव्य को माना, जिसका खंडन
अरस्तु के विरेचन सिद्धांत ने किया। विरेचन और कथार्सिस चिकित्सा शास्त्र के पारिभाषिक शब्द हैं। अरस्तु द्वारा की गई कथा शीर्ष की कोई व्याख्या उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि पूरे काव्यशास्त्र में अरस्तु ने एक बार की कथा शीर्ष शब्द का प्रयोग किया है। कथा शीर्ष शब्द का प्रयोग दुखांतक के प्रभाव से प्रसंग में आता है। काव्यशास्त्र में प्रयुक्त विरेचन शब्द का अर्थ मानसिक या भावात्मक और कलात्मक। अरस्तु के अनुसार भावों का दमन हानिकारक व अहितकर है। उसका संतुलन जीवन के लिए अनिवार्य है। अरस्तु ने करुणा और भय को परस्पर जुड़ा हुआ माना है। विरेचन भावनात्मक विश्रांति के साथ साथ भावनात्मक परिष्कार भी करता है। दुखांतक देखने के बाद व्यक्ति को उसके क्लेशकर भावों से मुक्ति मिल जाती है, चाहे वह मुक्ति अल्पकालिक ही क्यों न हो। अरस्तु के विवेचन सिद्धांत की तुलना अभिनवगुप्त के अभिव्यक्तिवाद से की जा सकती है। लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत। उदात्त का विवेचन सर्वप्रथम केकिलियुस ने किया। औचित्यवाद का अर्थ अच्छा ग्रहण करना तथा खराब को त्याग देना है। लॉन्जाइनस की उदात्त संबंधी अवधारणा बहुत गहन और व्यापक है। लॉन्जाइनस प्रतिभा को उदात्त की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। उदात्तता की परिधि में मनुष्य की स्वभावगत और प्रवृत्तिगत वरीयता, प्रबल भावानुभूति, महान विचार, असाधारण और दिगंतव्यापी कल्पना, गरिमामय शांति, उद्दाम आवेग और विलक्षण मौन का समाहार होता है। उदात्त का कार्य सम्मोहन है, न कि अनुनयन करना। उदात्त के सर्वाधिक उदाहरण ग्रीक साहित्य में मिलते हैं, जहाँ प्लेटो और अरस्तु ने उपदेशात्मकता और आनंद को काव्य तथा कला का मूल माना है। वहीं लॉन्जाइनस ने आनंदानुभूति को काव्य और कला का मूल उद्देश्य माना है। ये कुंतक के वक्रोक्तिवाद के निकट दिखता है। लॉन्जाइनस मानते हैं कि भावों एवं विचारों की उदात्तता साहित्य सर्जना के लिए प्रेरित करती है और यही दर्शक या पाठक को प्रभावित करती है। रचना के दो बिंदु माने जा सकते हैं, अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष। दोनों में ही उदात्त गुणों की संभावना होती है। लॉन्जाइनस मानते हैं कि समीक्षक आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति मात्र को प्राथमिकता नहीं देता, अपितु लेखक द्वारा प्रयोग में लिए गए साधनों का विवेचन भी देता है। उदात्त के पांचों स्रोत कुंतक की सारणी में विद्यमान है। लॉन्जाइनस जिसे विचार कहते हैं वह भाषा में अर्थ है। भाव दोनों के यहाँ है। भावों की प्रधानता या साद्रता ही रस है। अलंकार उभयनिष्ठ है। कुंतक में अलंकारों की संख्या लॉन्जाइनस से कुछ अधिक है। देवेंद्रनाथ शर्मा। उदात्तता के स्रोत तत्व। महान विचारों को धारण करने की शक्ति। लॉन्जाइनस के अनुसार अगर महान विचार न हो तो प्रतिभा का उन्मेष संभव नहीं है। इसलिए विचारों की महानता उदात्त सृजन की पहली शर्त है। इसे लॉन्जाइनस आत्मा की ध्वनि कहते हैं। भावों की प्रबलता विचारों की उदात्तता से संभव होती है। आत्मा का प्रकाश और विचारों की ऊर्जा ही भावों की तीव्रता में परिवर्तित होती है। अलंकारों का समुचित प्रयोग। अलंकारों की सिद्धि उनके इस तरह के प्रयोग में है कि रचना की अंतर्वस्तु और अलंकार के बीच अंतर न दिखाई पड़े। भाषा की अभिजात अभिव्यक्ति। पद योजना की रमणीयता रचना को जीवंत बनाती है। पद योजना ऐसी हो जिससे अर्थ का चमत्कार पैदा हो। परिचित बात को रचनात्मक ढंग से व विशिष्टता से कहना ही रचना में उदात्तता लाता है। गरिमा में और भव्य रचना विधान। रचना की गरिमा का अर्थ है पदों का सम्यक क्रम विन्यास। पद योजना की गरिमा रचना के अर्थ उत्कर्ष में सहायक होती है। उदात्त के विरोधी तत्व।
शब्दाडंबर उदात्त के लिए आत्मा की गरिमा आवश्यक है। इसलिए लॉन्जाइनस ने कहा कि झूठे लोगों के वचनों से महान लोगों का मौन कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अतः शब्दाडंबर से उदात्तता संभव नहीं है। बालिशता, इनकी बच का नापन। भव्यता के विपरीत इस दोष की उत्पत्ति कमजोर और कुंठित बुद्धि से होती है और रचना भड़कदार बनाने की जगह जड़ हो जाती हैं। भावाडंबर, इसे अंतर्गत स्थानस्थ अनपेक्षिक तथा अनुचित भावातिरेक आते हैं। इसमें असंयमित रूप से भावों की अमर्यादित अभिव्यक्ति की जाती है। लॉन्जाइनस के प्रति विद्वानों के मत। सेंट्सबरी यह मानते हैं कि लॉन्जाइनस की आलोचना शुद्ध सौंदर्यकारी है तथा उसमें सर्वोत्कृष्ट रूप भी उपस्थित है। डेविड डेचेज उदात्त को प्रथम भावात्मक साहित्य सिद्धांत मानते हैं। स्कॉट जेम्स यह लॉन्जाइनस को प्रथम स्वच्छंदतावादी आलोचक मानते हैं। एलन टेट यह लॉन्जाइनस की अपूर्णता को स्वीकारते हुए भी इन्हें साहित्य का प्रथम आलोचक मानते हैं। विमसेट एवं क्लिथ बुक्स यह पेरी इप्सुस को असाधारण लेख मानते हैं। एब्रम्स यह कहते हैं कि लॉन्जाइनस जीवंत और आधुनिक है। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत। विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलेज ने मिलकर काव्य संबंधी चिंतन किए। लिरिकल बैलेट्स के नाम से दोनों का पहला कविता संग्रह 1798 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस प्रथम संस्करण की भूमिका वर्ड्सवर्थ ने एडवर्टीजमेंट नामक शीर्षक से लिखी तथा बाकी 3 संस्करण की भूमिका प्रीफेस नामक शीर्षक से लिखी। सन 1800 ईस्वी में जब लिरिकल बैलेट्स का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, उसमें वर्ड्सवर्थ ने एक लंबी भूमिका लिखी जिसमें उनके संग्रह पर लगाए गए आरोपों के उत्तर दिए गए थे। यह भूमिका कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। एक तो उसमें इस काव्य और काव्य भाषा पर वर्ड्सवर्थ जैसे उत्कृष्ट कवि की व्यक्तिगत मान्यताओं का प्रतिपादन है, वहीं दूसरी ओर इसे स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र भी माना जाता है। इस भूमिका का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसने 17वीं-18वीं शताब्दी की काव्य संबंधी नव अभिजात्यवादी मान्यताओं को प्रभावित किया। 1800 ईस्वी वाली यह भूमिका भी अंग्रेजी के आलोचना साहित्य में प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स के नाम से प्रसिद्ध है। लिरिकल बैलेट्स के 4 संस्करण प्रकाशित हुए: 1798 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1802 ईस्वी और 1815 ईस्वी में। वर्ड्सवर्थ ने अपने से पूर्ववर्ती काव्य भाषा को दूषित, विकृत, चमकीली, भावहीन आदि कहा। काव्य भाषा के संबंध में वर्ड्सवर्थ की 3 मान्यताएं इस प्रकार हैं। ग्रामीणों की बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। प्राचीन कवियों की भाषा उनके भावोद्बोध सादृश, सहज व सरल भी बाद के कवियों ने भाषा को कृत्रिम व आडंबरपूर्ण बनाया। वर्ड्सवर्थ के अनुसार चूँकि ग्रामीण मनुष्य प्रत्येक समय प्रकृति की सर्वोत्तम वस्तुओं के निकट रहते हैं, इसलिए उन्होंने लिरिकल बैलेट्स में ग्रामीणों की भाषा के प्रयोग पर बल दिया। इसमें वर्ड्सवर्थ का प्रकृति के प्रति अतिरिक्त आग्रह था। काव्य भाषा के संबंध में प्रायः 2 तरह के विचार मिलते हैं। एक में बोलचाल की भाषा का आग्रह और दूसरे में विशिष्ट या असाधारण भाषा का। इतावली कविदांते ने काव्य में ग्राम्य भाषा के प्रयोग को है माना। जॉन ड्राइडन, इलियट, एज़रा पाउंड, उन्होंने कविता में बोलचाल की भाषा का
समर्थन किया। नव अभिजात्यवादियों के साथ वर्ड्सवर्थ की इन मान्यताओं का खंडन उनके अनन्य मित्र और सहयोगी कॉलरिज ने भी किया। कवि किसे कहते हैं संबंधी प्रश्न पर विचार करते हुए वर्ड्सवर्थ घोषित करते हैं कि कवि की संवेदनशीलता साधारण मनुष्य की अपेक्षा अधिक होती है। वर्ड्सवर्थ ने कविता को सहज भावों का उच्छलन कहकर जहाँ विधि रूप में कवि की दृष्टि से रचना प्रक्रिया की आरंभिक स्थिति को प्रकट किया, वहाँ निषेध रूप में नव अभिजात्यवादी सिद्धांत का खंडन भी किया। नव अभिजात्यवाद के अनुसार काव्य रचना के लिए तर्क और नियम का अनुसरण आवश्यक है। काव्य भाषा रचना प्रक्रिया तथा कविता के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ के विचार। गद्य और छंदोबद्ध रचना के बीच ना तो कोई तात्विक अंतर है और ना हो सकता है। अपनी प्रथम अभिव्यंजना को मैं प्रायः घृणास्पद मानता हूँ। अधिकतर यही सत्य है कि द्वितीय विचारों के समान द्वितीय शब्द ही उत्तम होते हैं। कविता सभी प्रकार के ज्ञानों का प्रथम एवं अंतिम ज्ञान है। कविता का ज्ञान कवि की व्यक्तिगत साधना की उपलब्धि है। कविता ज्ञान का प्राण है, उसकी शुद्ध चैतन्य आत्मा है। वह रागदीप्त अभिव्यक्ति है जो समस्त विज्ञान का आश्रय है। प्रत्येक कवि शिक्षित होता है। मैं चाहता हूँ कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊँ या कुछ नहीं। कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। स्वच्छंदतावाद। रोमांटिक शब्द का प्रयोग काव्य प्रवृत्ति के रूप में करने का फ्रेडरिक स्लेगल को जाता है। स्वच्छंदतावाद शब्द अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म शब्द का हिंदी अनुवाद है। रोमांटिसिज्म शब्द की उत्पत्ति रोमांस से हुई है, जिसका प्रयोग अति भावुक तथा कल्पना प्रधान मनोवृत्ति के लिए होता है। राजनीति दृष्टि से माना जाता है कि स्वच्छंदतावाद का विकास 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति से हुआ। इसका नारा समानता, भ्रातृत्व एवं स्वतंत्रता था। स्वच्छंदतावाद का उदय लिरिकल बैलेट्स नामक कविता संग्रह के प्रकाशन से हुआ। स्वच्छंदतावादी समर्थकों में वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शैली, कीट्स, बायरन आदि माने जाते हैं। सामाजिक रूढ़िवादिता प्राचीन काव्य पद्धतियों एवं धर्म की संकुचित धारणाओं का खंडन किया। व्यक्तिक प्रेम मूलक दृष्टि प्राचीन काव्य पद्धतियों एवं व्यापक रूप से मानवतावाद को स्वीकार किया। कवियों द्वारा इस धारा में व्यक्ति की चेतन आत्मा के आंतरिक पक्ष को समझने और देखने की जिज्ञासा को कविता में अभिव्यक्त करना है। वर्ड्सवर्थ कवि की स्वच्छंदतावाद को मुख्य धारा में रखकर इसके सहृदयों के आनंद, भावों और रचना प्रक्रिया को काव्य तत्व स्वीकार करते हैं। स्वच्छंदतावादी काव्यधारा की विशेषताएं: आत्मानुभूति, प्रकृति चित्रण, रूढ़ियों का परंपराओं का विरोध, रूढ़ियों एवं परंपराओं का विरोध, कल्पना, उदात्त मानवतावादी दृष्टि, मौलिकता तथा नवीनता, रहस्यात्मकता, रूप संकुल एवं प्रतीक बहुलता और व्यक्तिक प्रेम। महत्वपूर्ण विद्वानों के कथन: कविता सभी प्रकार के ज्ञानों का प्रथम एवं अंतिम ज्ञान है। वर्ड्सवर्थ: कविता का ज्ञान कवि की व्यक्तिगत साधना की उपलब्धि है। वर्ड्सवर्थ: कविता ज्ञान का प्राण है, उसकी शुद्ध चेतना आत्मा है। वह रागदीप्त अभिव्यक्ति है जो समस्त विज्ञान का आश्रय है। वर्ड्सवर्थ: सदकाव्य मानव मन की बलवती भावनाओं का सहज उच्छलन है। वर्ड्सवर्थ: कविता का विषय होता है सत्य, व्यक्तिक या स्थानीय सत्य नहीं, अपितु सामान्य एवं व्यावहारिक सत्य जो किसी बाह्य साक्ष्य पर आधारित होकर भावों के माध्यम से समग्र रूप से हृदय में प्रविष्ट हो जाता है। ऐसा सत्य जो स्वयं में अपना साक्ष्य है। वर्ड्सवर्थ।
मुझे और किसी बात पर उतना विश्वास नहीं है जितना हृदय के उदात्त भावों की पवित्रता तथा कल्पना की वास्तविकता पर। कल्पना जिसे सुंदर समझती है वह अवश्य ही सत्य होगा, चाहे उसका अस्तित्व पहले रहा हो या नहीं। किट्स, कविता मात्र कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि कविता व्यक्तित्व से पलायन है। टी.एस. इलियट, काव्य में कल्पना की ही अभिव्यक्ति होती है। पी.वी. शैली, वही व्यक्ति मूलतः अच्छा होता है जो कल्पनाशील होता है। कविता मनुष्य को उस आंतरिक शक्ति को समृद्ध करती है जो नैतिक गुणों का मूलाधार है। पी.वी. शैली, स्वच्छंदतावाद ही साहित्यिक उदारवाद है। विक्टर हुगो, साहित्यिक स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता की पुत्री है। विक्टर हुगो। हिंदी साहित्य में स्वच्छंदतावाद, हिंदी साहित्य में स्वच्छंदतावाद का आरंभ श्रीधर पाठक से माना जाता है। छायावादी रचना पल्लव की तुलना लिरिकल वैलेट्स से की जाती है। रामचंद्र शुक्ल छायावाद को रहस्यवाद का पर्याय मानते हैं, किंतु स्वच्छंदतावाद से इसकी भिन्नता स्वीकारते हैं। बच्चन सिंह और प्रेम शंकर ने छायावाद के लिए स्वच्छंदतावादी शब्द को अधिक उपयोगी माना है। डॉक्टर नगेंद्र स्वच्छंदतावाद के विपरीत छायावाद शब्द को अधिक सार्थक मानते हैं। हिंदी साहित्य में स्वच्छंदतावादी आलोचकों में नंद दुलारी वाजपेयी, नगेंद्र और शांति प्रिय द्विवेदी प्रमुख हैं। नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रसिद्ध निराला और पंत की समीक्षा में सौंदर्य बोधक मूल्यों एवं स्वच्छंदतावाद को ध्यान में रखा तथा इन्हें छायावाद की वृहत्तरी में प्रतिष्ठित किया। शांतिपुरी द्विवेदी की गांधी एवं टैगोर पर की गई समीक्षा में छायावादी स्वरूप मिलता है। नगेंद्र द्वारा सुमित्रानंदन पंत पर की गई समीक्षा में भी छायावादी और सौंदर्य बोधात्मक मूल्यों का रूप देखने को मिलता है। मैथ्यू आर्नल्ड, काव्य रचना के संदर्भ में आर्नल्ड ने 4 बातों पर महत्व दिया: विषय वस्तु की महत्ता एवं उसमें गहन व तीव्र भावों की संभावना, रचना प्रक्रिया में कवि का संरचनात्मक एकता, अनुपात और सामंजस्य पर विशेष ध्यान, वर्णन में भव्य शैली के प्रयोग पर बल। यह भव्य शैली लोंजाइनस की उदास शैली की तरह ही है। काव्य में आनंद के साथ साथ नैतिक उन्नयन पर बल दिया। आर्नल्ड द्वारा प्रस्तुत लेखक के भेद प्रतिभा संपन्न, इसमें इनकी आलोचना देश काल की सीमा का अतिक्रमण करती है। योग्यता संपन्न, इनकी आलोचना देश काल की सीमा से बंधी होती है। आर्नल्ड द्वारा प्रस्तुत आलोचना के भेद ऐतिहासिक, व्यक्तिक और वास्तविक। आर्नल्ड काव्य आलोचना में दार्शनिकता का विरोध करते हैं तथा आलोचना को मानव जीवन को स्वस्थ, सार्थक और उपयोगी बनाने वाला तत्व मानते हैं। इसलिए उन्होंने वास्तविक आलोचना को उचित आलोचना माना है। आलोचना के संदर्भ में आर्नल्ड की दृष्टि व्यावहारिक थी। आर्नल्ड द्वारा प्रस्तुत अभिजात साहित्य के भेद संदिग्ध, मिथ्या, वास्तविक। आर्नल्ड आलोचना की स्वायत्तता के पक्षधर थे और उसे काव्य के गुण दोष परीक्षण तथा पाठक वर्ग के रुचि परिष्कार में विनियोजित करना चाहते थे। आर्नल्ड ने अपने पूर्व के 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण के रोमांटिक सिद्धांतों का प्रत्याख्यान कर युग के अनुरूप नवीन मान्यताओं के निर्माण एवं स्थापना के लिए प्राचीन यूनानी अभिजात्यवादी क्लासिकल सिद्धांतों को आदर्श बनाया। होमर, अरस्तु आदि इनके आदर्श थे। इस तरह से वह पुराने और नए को जोड़ते हुए नजर आते हैं। इनके जैसी आलोचना की झलक आगे इलियट में दिखाई देती है। इनका मानना था, आलोचक संसार में जो भी उत्तम ज्ञान तथा चिंतन है उसके अधिगम पर एवं प्रचार का
और इस प्रकार ताजे और सच्चे विचारों के प्रभाव के संस्थापक का निस्संग प्रयास है। काल्द्रिज कल्पना और फैंटेसी। काल्द्रिज से पूर्व कल्पना और फैंटेसी शब्दों का प्रयोग होता रहा है। फैंटेसी शब्द ग्रीक के फंतासिया शब्द से निकला है और इमेजिनेशन लैटिन के इमेजिनातियो से। कल्पना को परिभाषित करने का सर्वप्रथम प्रयास एडिसन 1672 से 1719 ईस्वी ने किया। कल्पना को मूर्ति रूप शक्ति माना। कल्पना को परिभाषित करते हुए प्लेटो इसके लिए फैंटेसिया शब्द प्रयोग करते हैं, जिसकी जड़ असत्य या मिथ्या पर स्थापित होती है। विद्वानों का मत है कि कल्पना का स्थान भारतीय काव्यशास्त्र के प्रतिभा जैसा है। वस्तुतः काल्द्रिज में प्रतिभा और ज्ञान का प्रभावी समन्वय है, इसलिए उनकी आलोचना में व्यवस्था का अभाव होने पर भी जो मौलिक, सूक्ष्म और गूढ़ संकेत है वे अन्यत्र दुर्लभ हैं। काल्द्रिज के अनुसार काव्य की या कला मात्र की उत्पत्ति भाव की तीव्रता से होती है, किंतु भाव अकेले ही पर्याप्त नहीं है, वह संवेदनों के साथ मिलकर काम करता है। संवेदन का अर्थ है अनुभूतियों को ग्रहण करने की क्षमता। इस प्रकार अनुभूति, संवेदन और भाव का त्रय कला का जनक है। काल्द्रिज मानते हैं कि कविता का विकास मनुष्य के विकास की भांति ही होता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से ही अपने सभी अंगों के साथ धीरे धीरे विकास करता है, उसी प्रकार कविता अर्थ, बिंब, छंद, भाव, शब्द, अलंकार आदि के साथ जन्म लेती है और विकास करती है। काल्द्रिज का मानना है कि कविता भाव की तीव्रता और संवेदना के परस्पर मिलन से उत्पन्न होती है। काल्द्रिज ने कल्पना को न सिर्फ काव्य के लिए बल्कि आलोचना के लिए भी महत्वपूर्ण माना है। फैंटेसी की कल्पना कवि के भीतर उत्पन्न रचनात्मक कल्पना के स्वरूप से भिन्न मानी जाती है। फैंटेसी के लिए रम्य कल्पना या ललित कल्पना शब्द का प्रयोग होता है तथा इमेजिनेशन का रूपांतर कल्पना के रूप में प्रचलित है। काल्द्रिज द्वारा प्रस्तुत कल्पना एवं फैंटेसी का भेद। कल्पना और फैंटेसी। कल्पना आत्मा से संबंधित है, फैंटेसी मस्तिष्क से संबंधित है। कल्पना सजीव व आत्मिक है, फैंटेसी निर्जीव व यांत्रिक है। कल्पना चूँकि काव्य सर्जना का मूल आधार कल्पना है, इसलिए काल्द्रिज ने कल्पना की विशद व्याख्या की है। फैंटेसी इसकी सहायता से वस्तुओं के एकत्रीकरण हो जाने से इसे भी महत्व दिया। काल्द्रिज को कल्पना के विवेचन की प्रेरणा वर्ड्सवर्थ के काव्य पाठ से मिली। काल्द्रिज कल्पना के दो भाग मानते हैं। प्राथमिक रहस्यवादी धारा का अनुसरण करती है, जहाँ संसार उसी शक्ति का परिणाम है जो सभी कारणों का कारण है। द्वितीयक वह बौद्धिक शक्ति जिसके द्वारा पुनः सृजनता के साथ बिंबों पर कार्य होता है और काव्य अपनी रोचकता प्राप्त करता है। काव्य में प्रतिभा और प्रज्ञा के महत्व पर बात करते हुए काल्द्रिज ने उनके अंतर को स्पष्ट किया है। प्रतिभा और प्रज्ञा। प्रतिभा यह जन्मजात होती है, प्रज्ञा यह अर्जित की जाती है। प्रतिभा इसके साथ कल्पना का संबंध है, प्रज्ञा इसके साथ रम्य कल्पना का संबंध है। प्रतिभा इसका संबंध सृजनशीलता से है, प्रज्ञा इसका संबंध संयोजनशीलता से है। प्रतिभा यह मौलिक होती है, प्रज्ञा यह पारिस्थित होती है। काल्द्रिज द्वारा प्रस्तुत कल्पना के भेद। मुख्य कल्पना, गौण या रम्य कल्पना। मुख्य कल्पना सामान्य मनुष्य की कल्पना और गौण ये कवि की कल्पना। मुख्य इससे दृश्य जगत और वस्तु जगत का स्पष्ट ज्ञान होता है। गौण इसे काव्यात्मक कल्पना भी कहते हैं। मुख्य कल्पना इसके द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। गौण
यह मुख्य कल्पना से प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान को कलाकार की इच्छा के अनुरूप नया रूप प्रदान करती है। मुख्य यह सहज प्रक्रिया है। गौण दृश्य जगत की वस्तुओं को विशिष्ट बनाने के लिए इसे संश्लेषण की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। मुख्य कल्पना कालरिज को कल्पना के विरेचन की प्रेरणा वर्ड्सवर्थ के काव्य पाठ से मिली। अब काव्य की शैली के संदर्भ में कालरिज कहते हैं कि अपने सारे अध्ययन और मनन के फलस्वरूप मैंने 2 आलोचनात्मक सूत्र तैयार किए हैं, जिसमें कार्यशैली की विशेषताएं और मानदंड अर्थहीन हो जाते हैं। एक तो यह कि वही कविता वास्तविक शक्ति से संपन्न और अनिवार्य काव्य की संज्ञा से अभिहित होने के लिए के योग्य हैं, जिसे हमने केवल पढ़ा भर नहीं है, बल्कि जिसे अधिकतम भाव के साथ फिर पढ़ना चाहते हैं। दूसरा यह कि जो पंक्ति अर्थ साहचर्य अथवा उपयुक्त भाव की सार्थकता में बिना किसी कमी लाए उसी भाषा के दूसरे शब्दों में अनुदित हो सकती है, वे उतनी मात्रा में शब्द चयन की दृष्टि में से दोषपूर्ण है। कालरिज का काव्य संबंधी जो चिंतन हो रहा है उसके मूल्य भारतीय काव्यशास्त्र में दिखाई देते हैं। कुंतक ने भी अर्थ को व्याख्यायित करने वाले शब्द की तलाश की बात की है। कालरिज की आलोचना का प्रस्थान बिंदु तो भाव और अनुभूति है, पर उसकी परिणति बोध में होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कल्पना को मानसिक रूप विधान से परिभाषित करते हैं। इन्हें ही साहित्य में कल्पना को गंभीरता और व्यवस्थित रूप से परिभाषित करने का श्रेय जाता है। शुक्ल जी इसका संबंध रस और अलंकार से भी जोड़ते हैं। देवेंद्र नाथ शर्मा कल्पना को 2 भागों में बांटते हैं। मुख्य कल्पना अचेतन, अनैच्छिक, निर्माण या संगठन। गौण कल्पना चेतन, ऐच्छिक, विघटन और संगठन, विनाश और निर्माण। रम्य कल्पना की विशेषता निम्नलिखित हैं। रम्य कल्पना देश काल के बंधन से मुक्त एक प्रकार की स्मृति मात्र है। वह इच्छा शक्ति से संचालित एवं रूपांतरित होती है। वह अपने उपयोग की सामग्री साहचर्य नियम से ग्रहण करती है। उसकी उपयोज्य सामग्री स्थिर तथा सुनिश्चित होती है। विमसेट और क्लिंथ ब्रुक्स के अनुसार कल्पना निम्नलिखित विरोधी धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। साम्य, सामान्य, प्रत्यय, प्रतिनिधिक, प्राचीन और परिचित पदार्थ, संयम, विवेक, कृत्रिम, वैषम्य, विशेष, बिंब, व्यक्तिक, नवीनता और ताजगी, भावावेश, उमंग, प्राकृतिक। वह कहते हैं कि कल्पना निम्नलिखित खा वर्ग की तुलना में का वर्ग की गौणता प्रदान करती है। का कला, रूप रीति, कवि के प्रति समादर। खा प्रकृति, वस्तु, काव्य के प्रति सहानुभूति। काव्य व कल्पना के संदर्भ में कालरिज के विचार। काव्य सबसे अधिक आनंद तभी देता है जब वह केवल सामान्यता समय में आए, पूर्णता नहीं। जब कलाकार कोई कलाकृति, कविता, चित्र आदि तैयार करना चाहता है तो उसे कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। इसमें संश्लेषणात्मक तथा जादुई शक्ति होती है जो विरोधी या विषमवादी धर्मों में संतुलन स्थापित करती हैं। भाषा मानव मान का शास्त्रागार है, जिसमें उसके अतीत के विजय स्मारक और भावी विजय के शस्त्र एक साथ रहते हैं। कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालीन प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं, और रचना के अन्य सभी प्रकारों में उसका अंतर यह है कि संपूर्ण वे वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो उसके प्रत्येक घटक, खंड, अवयव से प्राप्त होने वाली स्पष्ट संतुष्टि के अनुरूप हो। काव्य व कल्पना के संदर्भ में अन्य विद्वानों के विचार।
पागल, प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से ओतप्रोत रहते हैं। शेक्सपियर। मुझे और किसी बात पर उतना विश्वास नहीं है जितना हृदय के उदात्त भावों की पवित्रता तथा कल्पना की वास्तविकता पर। कल्पना जिसे सुंदर समझती है वह अवश्य ही सत्य होगा, चाहे उसका अस्तित्व पहले रहा हो या नहीं। किट्स। वही व्यक्ति मूलतः अच्छा होता है जो कल्पनाशील होता है। कविता मनुष्य की उस आंतरिक शक्ति को समृद्ध करती है जो नैतिक गुणों का मूलाधार है। पीवी शैली। कल्पना दो प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक। अधिकतर कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ कवि पूरा चित्रण नहीं करता वहाँ पाठक या श्रोता को भी अपनी ओर से कुछ मूर्ति विधान करना पड़ता है। रामचंद्र शुक्ल। क्रोंचे का अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद का मूल केंद्र स्वच्छंदतावाद के भीतर निहित नियम और परंपरा, रूढ़ि आदि के विरोधी स्वरूप से है। क्रोंचे का अभिव्यंजनावाद साहित्य का कला की समीक्षा का मापक न होकर काव्य की कला उत्पत्ति तथा अथवा सृजन प्रक्रिया को विश्लेषित करता है। क्रोंचे तर्कशास्त्र से विचारात्मक क्रिया को, अर्थशास्त्र से आर्थिक क्रिया को और नीति शास्त्र से नैतिक क्रियाओं को जोड़कर देखते हैं। क्रोंचे ज्ञान का प्रथम सोपान सहज ज्ञान या अभिव्यंजना को मानते हैं और बुद्धिजन्य ज्ञान को उसके बाद मान्यता देते हैं। काव्य संबंधी विचारों में क्रोंचे प्रसिद्ध दार्शनिक हीगेल से काफ़ी हद तक प्रभावित थे। दूसरी तरफ वह हीगेल की आलोचना भी करते हैं। हीगेल द्वारा प्रस्तुत आत्मा की प्रवृत्ति, इसमें ज्ञानात्मक, व्यावहारिक और आध्यात्मिक। क्रोंचे द्वारा प्रस्तुत आत्मा की प्रवृत्तियाँ ज्ञानात्मक या सैद्धांतिक। इसके अंतर है अंतः प्रज्ञात्मक क्रिया, सहजानुभूति, अभिव्यंजना संबंध और तार्किक क्रिया। और व्यावहारिक में है आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र संबंध और नैतिक क्रिया नीतिशास्त्र संबंध। आत्मा के ज्ञान को प्रत्यक्ष अनुमान और शब्दों के द्वारा नहीं समझा जा सकता, उसे अंतः प्रज्ञा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अंतः प्रज्ञा द्वारा ही काव्य और कला में अभिव्यक्ति पक्ष की प्रधानता दिखाई देती है। क्रोंचे काव्य या कला को आंतरिक कृति मानते हैं, जो बहाम है उसे वह स्वीकार करते हैं। क्रोंचे आंतरिक अनुभूति को सहजानुभूति से जोड़ते हैं। क्रोंचे सहजानुभूति को कला विषयक धारणा या प्रस्थान बिंदु मानते हैं। इन्होंने सहजानुभूति को प्रकाश्य ज्ञान माना जो कल्पना द्वारा उत्पन्न होते हैं। क्रोंचे कला का कोई प्रयोजन स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि कला कला के लिए होती है। क्रोंचे कविता को मानव जाति की मातृभाषा मानते हैं तथा उसकी सहजता पर बल देते हैं। क्रोंचे इस मत के पक्षधर थे कि कलाकार के भीतर सौंदर्य की उत्पत्ति होती है, जिस वजह से कलाकार सौंदर्य का भागी है। दूसरी तरफ भावक के भीतर सौंदर्य की पुनरुत्पत्ति होती है। अभिव्यंजना के संदर्भ में क्रोंचे अंतः प्रज्ञा को महत्वपूर्ण मानते हैं। कला को वहाँ अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति ही मानते हैं। क्रोंचे का अभिव्यंजनावाद व्यापक है, जो स्वयं में रेखा, गति, स्वर आदि उन सभी विषयों को समाहित करता है जिसने चित्र, नृत्य, संगीत आदि की अभिव्यक्ति होती है। क्रोंचे कला वस्तु के वर्गीकरण पर लिखते हैं, कला के वर्गीकरण से संबंधित कृतियों को जला दिया जाए तो कोई हानि नहीं होगी। अभिव्यंजनावाद की विशेषताएं। अभिव्यंजना आत्म प्रक्रिया है। अभिव्यंजना कला एवं अंतः प्रज्ञा आपस में संबंधित है। कला आंतरिक व अखंड होती है। कला रूप में विद्यमान होती है, अतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद संबंध माना जाता है। अतः प्रज्ञा के चरण संस्कार या इम्प्रेशन, अभिव्यंजना सौंदर्यमूलक आनंद की अनुभूति
और आनंद की अभिव्यक्ति ध्वनियों, गतियों, रंगों और रेखाओं द्वारा। अभिव्यंजनावाद पर महत्वपूर्ण कथन। सहानुभूति अभिव्यंजना की आंतरिक प्रक्रिया है। क्रौचे। हिंदी में अभिव्यंजनावाद का सर्वप्रथम उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। क्रौचे का अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती रूप है। हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर के अधिवेशन में। वक्रोक्तिवाद एवं अभिव्यंजनावाद में अंतर। वक्रोक्तिवाद और अभिव्यंजनावाद। वक्रोक्तिवाद केवल काव्य कला को महत्व, अभिव्यंजनावाद सभी कलाओं को महत्व। वक्रोक्ति काव्य के आस्वादन को महत्व, अभिव्यंजना कला की रचना प्रक्रिया को महत्व। वक्रोक्ति वस्तु और रूप दोनों स्वीकार, अभिव्यंजना रूप को सर्वोपरि स्थान तथा वस्तु का निषेध। वक्रोक्ति धर्म, काम, अर्थ एवं मोक्ष सिद्ध उद्देश्य हैं। अभिव्यंजना कला के लिए होती है, इसका कोई उद्देश्य नहीं। वक्रोक्ति काव्य के वर्गीकरण को स्वीकार किया। अभिव्यंजना कला अंतः प्रज्ञा को की देन है। वक्रोक्ति कवि कौशल को महत्व है। अभी टी.एस. इलियट के सिद्धांत। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म लेख में जहां 1923 ईस्वी में इलियट के दो उद्देश्य विसदन और रुचि परिष्कर प्रस्तुत किए, वहीं 1956 ईस्वी में द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म लेख में उपयुक्त उद्देश्यों से भिन्न दो उद्देश्य बोध और आस्वाद दिए। इलियट विच्छिन्नता की अपेक्षा कविता के सौंदर्य को उसकी समस्त पूर्णता में देखते हैं। इलियट का मत था कि रिचर्ड्स और एम्सन की शाब्दिक आलोचना एक प्रकार से नींबू निचोड़ आलोचना पद्धति है। इलियट आलोचना के अन्यतम प्रयोजन रूप में रुचि परिष्कार को मानते हैं। इलियट द्वारा दो आवश्यक सिद्धांत माने गए। मूर्त विधान, भाव को कला के रूप में अभिव्यक्ति एक ही विधि द्वारा की जा सकती है। किसी वस्तु, समुदाय, घटना, श्रृंखला या परिस्थिति जैसी सहसंबंधी वस्तु की खोज की जाए जो उस भाव विशेष का सूत्र हो। सूत्र ऐसा होना चाहिए कि जब उन वस्तुओं की प्रस्तुति की जाए जो इंद्रिय अनुभूति में उनका अवसन हो, जिससे भाव सद उद्बुद्ध हो जाए। इलियट के मूर्त विधान की तुलना भारतीय रस सिद्धांत में विभावन व्यापार से की गई है। संवेदनशीलता का असाहचर्य, भाव और विचार में दरार पड़ जाने की स्थिति में जब काव्य के भीतर अपक्षय और हास हो जाता है, उस स्थिति को संवेदनशीलता का असाहचर्य कहते हैं। संवेदनशीलता के असाहचर्य के सिद्धांत हेतु इलियट रेमी द गुरमो 1858 से 1915 को श्रेय देते हैं। इलियट द्वारा लिखे गए निबंध 3 वॉइसेज ऑफ पोएट्री में 3 नाट्य स्वरों की चर्चा की गई है। प्रथम स्वर कवि का स्वयं को संबोधित करना, द्वितीय स्वर श्रोता पाठक के छोटे बड़े समुदाय को संबोधित करना, तृतीय स्वर काल्पनिक पात्रों को स्वर बनाकर ऐसी बात कहना जो स्वयं की सीमा में रहकर ना कही जाए। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। इलियट के अनुसार कला व्यक्तित्व की अभिव्यंजना नहीं बल्कि उसके पलायन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लेखक और कवि का व्यक्तित्व एक उत्प्रेरक की तरह होता है जो रचना को प्रभावित तो करता हो पर उसमें दिखाई नहीं देता। इलियट ने कला को दूर से देखी जाने वाली वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया। निर्व्यक्तिकता सिद्धांत स्वच्छंदवादियों के काव्य सिद्धांत के विपरीत है। इलियट ने दावा किया कि स्वच्छंदतावादियों की रचना प्रक्रिया भावों को अभिव्यक्त नहीं बल्कि उनका दमन करती है। वस्तुतः अच्छी कविता वह होती है जिसमें कवि अपने भावातिरेक का प्रदर्शन नहीं करता बल्कि अपनी भावनाओं से तटस्थ रहते हुए रचनाशील रहता है।
इलियट ने कहा कि अच्छा रचनाकार कविता में अत्यंत संयमित आत्म अभिव्यक्ति करता है। वह अपनी भावना और व्यक्तिगता से अधिकतम दूरी बनाए रखते हुए काव्य रचना करता है। कवि काव्य का माध्यम भर है। परंपरा सिद्धांत, यह इलियट का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार किसी भी रचना का मूल्यांकन रचनाशीलता की संपूर्ण परंपरा की सापेक्षता में होना चाहिए। इसका अर्थ है कि किसी रचना का महत्व उतना ही होता है जितना समंजन वह संपूर्ण परंपरा में करती है। इलियट परंपरा को वर्तमान से अलग नहीं बल्कि उसका ही एक हिस्सा मानते हैं। नए कवियों के लिए इलियट अतीत के ज्ञान को जरूरी मानते हैं। उनके ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट नामक लेख का उद्देश्य रोमांटिक संप्रदाय की व्यक्तिवादिता के बदले परंपरा का महत्व स्थापित करना और परंपरा के अंतर्गत ही व्यक्तिक प्रज्ञा की सार्थकता प्रदर्शित करना। काव्य तथा आलोचना के संदर्भ में इलियट के कथन, भोगने वाले मन और रचना करने वाले मन में अनिवार्यता एक अंतराल बना रहता है और जितना ज़्यादा यह अंतराल होता है रचना उतनी ही महान होती है। अच्छा रचनाकार कविता में अत्यंत संयमित आत्म अभिव्यक्ति करता है। वह अपनी भावनाओं तथा व्यक्तिगता से अधिकतम दूरी बनाए रखते हुए काव्य रचना करता है। कविता मात्र कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है। आलोचना सांस की तरह नैसर्गिक क्रिया है। अतीत ही वर्तमान की प्रभावित नहीं करता बल्कि वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। सच्ची आलोचना तथा सूक्ष्म प्रशंसा का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि काव्य है। I.A. रिचर्ड्स के सिद्धांत। मूल्य सिद्धांत, रिचर्ड्स काव्य का मूल्य उसके प्रभाव की क्षमता से आंकते हैं। जो काव्य पाठक को जितना अधिक प्रभावित करेगा उसकी संप्रेषणीयता उतनी अधिक होगी और वह उतनी उत्कृष्ट होगी। पूर्व के आलोचकों में क्लाइव, बेल और कांट का विरोध करते हुए कहते हैं कि वे लोग कला को एक निश्चित, विशिष्ट और असाधारण कलात्मक अनुभव मानते हैं, परंतु मनोविज्ञान में इस प्रकार के किसी अनुभव की जगह नहीं है। रिचर्ड्स कला की अलौकिकता का खंडन करते हैं। रिचर्ड्स के काव्यानुभवों को अन्य अनुभवों की तुलना में अधिक मूल्यवान माना है क्योंकि इसमें मनोभावों का संतुलन और सामंजस्य होता है। रिचर्ड्स द्वारा प्रस्तुत मनोवृत्तियों के प्रकार, ऐषणा, इसमें वस्तुओं के लिए मन की आकुलता होती है। प्रतिकूल ऐषणा, इसमें वस्तुओं के लिए मन से विमुखता होती है। मन की सर्वाधिक मूल्यवान स्थिति वह है जिसमें मानवीय क्रियाओं की सर्वाधिक और सर्वोत्कृष्ट संगति स्थापित होती है तथा ऐषणाओं का अल्पतम संघर्ष, काट छांट, दमन और नियमन होता है, जिसमें ऐषणाएँ कम से कम प्रतिस्पर्धी ऐषणाओं को दमित किए बिना नियोजित हो जाती है। यहाँ पर रिचर्ड्स के विचार क्रोंचे से मिलते जुलते हैं। काव्य प्रभाव और काव्य प्रयोजन पर आधारित रिचर्ड्स के मनोवैज्ञानिक मूल्य सिद्धांत का सार संक्षेप इस प्रकार है। कला तथा कलानुभूति जीवन के मानव व्यवहारों से संबद्ध है, उससे भिन्न तथा पृथक नहीं। काव्यानुभूति या कलानुभूति जीवनानुभूति का पर्याय है। मानव क्रियाओं में कला सर्वाधिक मूल्यवान क्रिया है। किसी भी मानव क्रिया का मूल्य इस बात से निर्धारित होता है कि उसमें मनोवेगों में संतुलन और व्यवस्था उत्पन्न करने का सामर्थ्य कहाँ तक है। आलोचना के दो आधार हैं, मूल्य व्यवस्था और संप्रेषण। यहाँ कहना चाहिए कि रिचर्ड्स की मूल चिंता कविता या कला के संप्रेषण की रही है। शुक्ल जी पर रिचर्ड्स के समीक्षा सिद्धांत का गहरा प्रभाव था। संप्रेषण सिद्धांत, संप्रेषण की दो बातें महत्वपूर्ण हैं। रचना करते समय रचनाकार सजग और
सतर्क प्रयत्नशील संप्रेषण नहीं करता। रचना और रचनाकार की अनुभूति का सामंजस्य जितना ही अधिक होगा, संप्रेषण की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। संप्रेषण के लिए मन की अनुभूतियों का परस्पर प्रभावित होना जरूरी है। संप्रेषण की दोनों अनुभूतियों के स्वरूप समान होने अनिवार्य है। संप्रेषण के दौरान दूसरी अनुभूति पहली अनुभूति के माध्यम से उत्पन्न होनी चाहिए। दोनों अनुभूतियों में समानता जितनी अधिक होगी, संप्रेषण उतना सुलभ होगा। कविता बिना संप्रेषित हुए अपनी अर्थवत्ता को हासिल नहीं कर सकती। जितनी संप्रेषणीयता कविता में अधिक होगी, श्रोता को उतना ही अधिक प्रभावित करेगी। रिचर्ड संप्रेषण को ही आलोचना के उच्च लक्ष्य के रूप में देखते हैं। काव्य भाषा सिद्धांत भाषा ही संप्रेषण का मूल आधार है। रिचर्ड्स द्वारा प्रस्तुत भाषा के रूप वैज्ञानिक, इसमें मीनिंग ऑफ मीनिंग नामक पुस्तक में इसका विवेचन, रागात्मक प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नामक पुस्तक में इसका विवेचन। रिचर्ड्स द्वारा प्रस्तुत भाषा के रूप वैज्ञानिक, तथ्यात्मक और रागात्मक। तथ्यात्मक, इसमें निरूपण, संसूचन या निर्देशन होता है। रागात्मक, इसमें भाव का उद्बोधन होता है। भावों, बिंबों, प्रतीकों और छद्म कथन को विशेष महत्व दिया गया है। तथ्यात्मक, यह तथ्य को यथावत प्रस्तुत करती है। रागात्मक, इसमें तथ्य का नहीं भाव का उद्बोधन होता है। तथ्यात्मक मीनिंग ऑफ मीनिंग नामक पुस्तक में इसका विवेचन है। रागात्मक प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नामक पुस्तक में इसका विवेचन है। भाषा को विशेषता काव्य में प्रयुक्त भाषा को एक नहीं बल्कि अनेक कार्य करने पड़ते हैं। भाषा में अर्थ के 4 प्रकार हैं: मुख्यार्थ, भावना, वचनभंगी और उद्देश्य। काव्य के संदर्भ में रिचर्ड्स के कथन: काव्य की अनुभूति व जीवन की अनुभूति में कोई विशेष अंतर नहीं है। विशेष परिस्थितियों में विभिन्न व्यक्तियों की अनुभूतियों में समानता ही संप्रेषण है। संप्रेषण का अर्थ ना तो अनुभूतियों का यथावत हूबहू अंतरण है और ना दो व्यक्तियों के बीच अनुभूति का तादात्म्य, बल्कि कुछ अवस्थाओं में विभिन्न मनों की अनुभूतियों की अत्यंत समानता ही संप्रेषण है। कलाकार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन का निष्फल कलाकार का मनोविज्ञान अध्ययन का निष्फल क्षेत्र है। मन आवेगों का तंत्र है। नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है और आचार संहिता इष्ट सिद्ध की सामान्यतम व्यवस्था की अभिव्यक्ति है। कविता अनुभूतियों का एक वर्ग है जो मानक अनुभूति की प्रत्येक विशेषता से भिन्न होती हुई भी किसी विशेषता से एक खास मात्रा से अधिक भिन्न नहीं होती।